जोहार, नमस्कार। हम जिस विकास के समाज में रह रहे हैं, विकास के जिस एरा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में हम अपना झंडा गाड़ने की कोशिश में हैं और विश्व गुरु बनने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बढ़ने में जो पीछे छूट रहा है वह सबसे खतरनाक है कि हम कौन से समाज, कौन सी सोसाइटी और किस तरह के वातावरण में खुद को रखना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि हाल के दौर में, अगर यह माने तो जो दशक चल रहा है उस दशक में या उसके पहले के दशक में, 2010 के बाद जो गुजर चुका है 20 वाला दशक, या 2020 के बाद जो नया दशक शुरू हुआ है, हिंसा की घटनाएं और विभत्स हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब जिससे प्यार करते हैं उसी को काट करके, पार्ट अलग अलग करके फ्रिज में डाल देना और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी इधर कभी उधर, कहीं यहाँ कहीं वहाँ फेंकना, और उसके बाद भी लगभग नॉर्मल लाइफ जीना, यह क्या है? यह मनुष्य को संवेदित करता है कि नहीं? कई बार चैनल्स में, डिस्कवरीज में मैंने देखा है कि जानवरों का झुंड भी ऐसा नहीं करता इतनी विभत्स तरीके से। शायद उनके पास फ्रिज नहीं हो, शायद उनके पास यह बुद्धि नहीं हो, इस वजह से वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए हों, इस वजह से। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? शायद ही किसी दिन का अखबार हो, शायद ही कोई न्यूज़ चैनल हो जिसमें रोज़ाना 2, 3, 4 घटनाएं, कभी कभी 10, 10 घटनाएं सामूहिक बलात्कार के, नृशंस हत्या के, विभत्स हत्या के आ जाते हों, नहीं आते हों। अब वैसी स्थिति में कारणों की तलाश तो करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी, सोसाइटी को भी करनी पड़ेगी, जो मीडिया चैनल्स हैं उनको भी करनी पड़ेगी। मीडिया के लिए बहुत आसान बात है, जो खास करके निजी मीडिया है उनके लिए तो आसान बात है कि उनके लिए बहुत मनोरंजक ढंग से इसको प्रस्तुत करने का मौका है, उसको लंबा चलाने का। लेकिन हम तो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। समाज को हम चाहते हैं कि सुंदर समाज बने, जहाँ कि सब कोई एक दूसरे के साथ सुख चैन से रह सके, एक दूसरे का ख्याल रखे। दिल्ली में 2 घटनाएं चर्चित हैं। एक में पत्नी और बेटे ने मिलकर के पति की हत्या कर दी। दूसरी घटना जिसमें एक ने 3 महीने लाश को इधर फ्रिज में रख दिया, और दूसरी घटना जो चल रही है। लेकिन जो लोकल घटनाएं हैं, 5, 6, 7, 10 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? किसी को डाइन के नाम पर मैला पिला देते हैं, किसी को डाइन के नाम पर मार देते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बीच बहस में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर अमूल रंजन जी, जो रिनपास में निदेशक रह चुके हैं और जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ हैं डॉली कृष्णन, जो लाइफ साइंस की प्राध्यापक भी हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट भी रही हैं, और लाइफ साइंस के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 2-3 सालों से कोविड के पीरियड में उन्होंने काम किया है। हमारे साथ हैं जाना माना चेहरा, आप लोगों से परिचित, डॉक्टर शमसुन नेहार, जो प्राचार्य हैं रांची वुमेंस कॉलेज की। आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार, सबको जोहार। हमारे साथ डॉक्टर मुंडा जुड़ने वाले हैं, संजय मुंडा जी, CIP के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम उनका इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक हम चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर अमूल रंजन जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। एक तो जो हमने इंट्रो में जो बातें बताई, रांची और झारखंड की घटनाओं की फहरिस्त अगर मैं दूं तो वो दिन भर लग जाएगा उस फहरिस्त को पढ़ने पढ़ाने में। आखिर कहाँ से क्यों हो रहा है ये? विकास करने में ऐसा होगा ही, ज़रूरी है, उसका एक मुख्य अवयव है कि हाँ विकास करने में ऐसा, या विकास को समरूप नहीं होने से ऐसा हो रहा है?
जो हमारी अपनी समझ है कि बेसिकली समाज में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है इतनी तेज़ी के साथ, तो जो संस्कार हम लोगों को परिवार में रहता था उसमें पिछले 2 दशकों में अगर देखा जाए, स्पेशली जब से मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, कि बच्चे के लालन पालन में उनको जितना समय देते थे, उनके जो संस्कार मॉरल वैल्यूज के हम लोग बात करते थे, अब शायद समय उतना नहीं दे पा रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के साथ साथ परिवार के भी संरचना में बदलाव आ गया है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि समाज और परिवार में जब से इस टाइप की स्थितियां बनी हैं, पहले एक मैरिज का मतलब एक मैरिज प्रॉपर होता था, हस्बैंड वाइफ साथ रहना, सब चीज़ें संस्कार के साथ। अब आजकल एक बहुत सारे तरीके आ गए हैं कि लोग एडल्ट हैं, अपनी राइट्स की बात करते हैं, लोग रहना शुरू कर देते हैं। पहले जिसको लोग बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिविंग रिलेशन, हाँ लिविंग इन रिलेशनशिप है, या कुछ और भी तरीके से लोग जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो सॉरी 1 मिनट, हम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक फिल्म आई थी, हमको लगता है युवाओं में ये थोड़ा ज़्यादा प्रचलित हो गई है। जो जीना है उसी में जी लेना है, उस जीने में क्या क्या करना है सब कर लेना है एक ही दिन में शायद। तो सर होगा क्या है कि शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहा, और उसी के साथ लोग समझते हैं कि शायद मानसिक रूप से भी वैसे विकसित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमेच्योर रह जाते हैं। जितनी परिपक्वता होनी चाहिए बच्चों में या जो आजकल के यंग एडल्ट्स हैं वो नहीं है। क्योंकि जब भी कोई तनाव आता है तो क्या होता है सर, बेसिकली अगर आप देखें किसी भी समाज में या कहीं पर भी, तो कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो गया तो सब कुछ ठीक है, और कन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और जब लगातार फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो एग्रेशन के रूप में कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा। तो कई बार एग्रेशन जो है सेल्फ पे होता है, तो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट या सेल्फ म्यूटिलेशन या खुद को आत्मघाती चीज़ें करते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं इससे खुद का नुकसान हो, और नहीं तो जो दूसरा सॉफ्ट टारगेट होता है उस पर इस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो पिछले जो आपने बोला कि 2 दशक से, तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव हुआ है, सोच का तरीका बदल गया है, और कोई सपोर्ट सिस्टम अब बचा नहीं। परिवार का मतलब है कि हम एक साथ रहते ज़रूर हैं, लेकिन आपस में हम लोगों की बातचीत बहुत कम होती चली जा रही है। बच्चों को एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि शायद उतना ज़्यादा उनको शिक्षा हम नहीं दे पाए, तैयार नहीं कर पाए कि जो भी एक्सपोजर होगा उसको मैच्योर तरीके से देखें, समझें और उसको कार्यान्वित करें अपने जीवन में। तो इसी की वजह से ये दिक्कत आ गई। कोपिंग मैकेनिज्म जो इनका किसी भी चीज़ को लड़ने समझने की क्षमता थी उसमें भी कमी आई है। स्ट्रेस टॉलरेंस कम हो गया है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो गया, तुरंत छोटी सी बात में लड़ना झगड़ना, मारपीट करना, कुछ भी कर सकते हैं। तो एग्रेशन कहीं का होता है, निकलता कहीं पे है। तो जो अभी सर जो पास की घटनाएं अगर आप देखें तो इन लोगों का सपोर्ट सिस्टम इतना कमज़ोर था कि जब कोई भी किसी के साथ करीब आता है तो उसको लगता है शायद दुनिया में हम ही 2 लोग हैं जो सबसे करीब हैं, बाकी माँ बाप, परिवार, समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई चैलेंज भी आता है इनके लाइफ में, या कोई कन्फ्लिक्ट अगर आ गया बाय द वे, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इनके पास कुछ लोग होते नहीं हैं। तो क्या होता है, द्वंद्व एक चलता रहता है, और कई बार द्वंद्व का अंत इस तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं एक आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया किसी के साथ, और उसको बहुत गलत तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर में, इम्पल्स में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। और आजकल तो ड्रग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है ना, या दूसरे अगर कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू से था, पर्सनालिटी प्रॉब्लम, तो बहुत सारी समस्याएं सर। और इसी का हमको लग रहा है कि 2 दशक में पहले आइसोलेशन में सब चीज़ें होती थी, बहुत कम होता था, लेकिन आजकल निश्चित रूप से रोज़ कुछ ना कुछ इस टाइप की न्यूज़ है जिसका कुछ समझ में नहीं आता है कि एकाएक क्यों हो गया। पूछिए किसी से तो उसका कोई जवाब नहीं है, जिसने किया क्यों किया, सिर्फ ये कह देना कि नहीं हमको उस समय गुस्सा आ गया, ये आ गया, लेकिन कोई उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं था। जितने भी केसेज आजकल हम टीवी में देख रहे हैं, मीडिया में पढ़ रहे हैं, किसी का ना कोई परिवार से संपर्क था, ना कोई करीबी दोस्त था, सब सुपरफिशियल लेवल के दोस्त हैं, और इसलिए भी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी का हमको लग रहा है परिणाम है कि अब हमको संस्कार, जो एक पहले हम लोग शब्द यूज करते थे, मॉरल एजुकेशन की बात करते थे, ग्रेजुअल एक्सपोजर देते थे लोगों को, एज एप्रोप्रिएट के हिसाब से चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। आजकल इंटरनेट वगैरह आ जाने के बाद क्या हो गया, छोटे से छोटा बच्चे को वो जानकारी है जो शायद हम लोग अपने समय में काफ़ी बड़े हो जाने के बाद शायद जाने रहे होंगे, समझे होंगे। हाँ डॉली जी, कृष्णन जी, थोड़ा सा आप बताएं, दोनों लाइफ साइंस की ही हैं, मैडम भी संजोग से तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने जो पढ़ा है, जो समझा है और जो जिया है, जो समाज में देख रही हैं, उसके हिसाब से जो मैंने बातें बताई, जिस ढंग से हिंसा बढ़ रही है,
हिंसा भी विभत्स हो रही है। जी पहले ये फिल्मों में सिर्फ होता था कि फिल्मों में अत्याचार के तरह तरह के तरीके अपनाए जाते थे, हीरो विलन पर, विलन हीरो पर, ये। लेकिन अब पूरी सोसाइटी इसको अडॉप्ट कर ली है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों की एसोसिएशन का लंच वगैरह डिनर वगैरह चल रहा था, उसमें एक सवाल पूछा गया कि आप लोग हर कोई फिल्म का एक डायलॉग सुनाइए। लगभग सब ने एक ही डायलॉग सुनाया, अरे वो सांबा उठा तो बंदूक लगा तो निशाना। शोले में और भी सारा कुछ था, लेकिन सिर्फ एक यह डायलॉग पकड़ में आया। माने हीरो जो देना चाहता है आदर्श, वो गायब हो जाता है, विलेन जो दे रहा है वो अडॉप्ट हो रहा है। तो ये हमारी सोसाइटी जो जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? जैसा आपने कहा कि विलेन के फ्रेजेस को ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, तो दिमाग जो है वो जनरली नकारात्मक सोच को ज़्यादा कैच करता है। जैसे कहीं आप उदाहरणवश अगर आप रोड सड़क पे कहीं जा रहे हैं, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप 1 मिनट के ज़रूर मुड़ के देखें। बाकी अन्य चीज़ें भी हो रही होंगी, पंडाल लगे होंगे, भजन हो रहे होंगे, लेकिन अगर एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो दिमाग जो है एक बार के लिए ज़रूर उसको खोजने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। तो हमारी दिमाग की प्रवृत्ति ही ऐसी है। और दूसरी चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का। दूसरा एक शब्द होता है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। आजकल के युवाओं में देखिए तो डिलेड ग्रैटिफिकेशन की कॉन्सेप्ट धूमिल होते जा रही है। इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की कुछ भी किया, 7 दिन में वज़न कम करें। अगर कोई आपको बोलेगा कि 3 साल में वज़न कम होगा, हेल्दीली वज़न कम होगा, तो लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे। जो 7 दिन में वज़न कम होगा तो लोग उसके लिए जल्दी मान जाएंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, जैसा सर ने ऑलरेडी कहा। दूसरी चीज़ है जो हमारे मीडिया में, जैसे जब टीवी आया तो लोग उसको इडियट बॉक्स कहने लगे। तो फिर भी उसमें एक चीज़ थी कि वो प्रोग्राम्स जो थे समय सारिणी के हिसाब से आते थे, पेरेंटल कंट्रोल रहता था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत एक बैलेंस रूटीन रहता था बच्चों का, हमारा रहा है। पर अभी के टाइम में कोई टीवी नहीं देखता, सबके हाथ में मोबाइल है। पेरेंट्स भी बच्चा तंग कर रहा है तो उसको संभालने की जगह, बिहेवियरल करेक्शन करने की जगह उन्हें मोबाइल या आईपैड पकड़ा देते हैं अपनी शांति के लिए, क्योंकि उन्हें भी काम है, सब कुछ करना है, सारा टाइम दे नहीं सकते। तो एक और बात कहना चाहूँगी कि जो आजकल मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो सीरियल्स हैं, जो किस तरह के सीरियल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ से जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो इंडिया में इतने ज़्यादा टेलीकास्ट हो रहे हैं जो जिसमें कोई कल्चरल बेस नहीं है। सीरियल किलर्स की मूवीज़ दिखाई जा रही है, और जितनी भी ग्रूसम एक्टिविटी है उसको बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है कि कैसे बॉडी को चॉप किया जा रहा है। जैसे इस घटना में अपराधी ने खुद कहा कि मैं डेक्स्टर नाम के प्रोग्राम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। अगर जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, डेक्स्टर एक ऐसा सीरियल था जिसके 1-2 एपिसोड मैंने भी देखे हैं, चर्चा में रहा है तो मैंने देखा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसमें एक सीरियल किलर, एक विक्षिप्त व्यक्ति कोई भी अन्य सीरियल किलर्स को मारता है, उसकी प्रवृत्ति होती है मारने की, बॉडी को काटने में उसको मज़ा आता है। तो ये चीज़ें दर्शकों को दिखाया जा रहा है, बच्चों को दिखाया जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं बॉडी को चॉप कैसे कर रहे हैं, तो एक तरह की क्यूरियोसिटी आ जाती है। नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल, और सारी चीज़ें इतनी जल्दी वायरल हो जाती है। और जैसे कोई भी अन्य घटना भी, जैसे पोस्टमार्टम ही हो रहा है जो कि अस्पतालों तक सीमित था, अब यूट्यूब तक दस्तक दे दिया है। तो इन कारणों से बच्चे काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं। और नहीं, 1 मिनट मैं आपको यहाँ सेव करना चाहूँगा। जी जो रोज़ खस्सी काटते हैं जी जी, वो भी ये कुकर्म नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके दिमाग में यह कुकर्म की बात कभी नहीं आती है। इसका- लेकिन हम पढ़े लिखे, वो हमसे कम पढ़ा लिखा है जी जी या लगभग अनपढ़ है, वो जी। खस्सी काट रहा है, मुर्गी काट रहा है, मछली काट रहा है, आदमी को नहीं काट रहा है। आदमी काटने के बारे में सोचता नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम यह सोच रहे हैं।
उसको यह मज़ा हो सकता था कि हम आदमी को भी काट करके देखें, लेकिन एक भी घटना, रिपोर्टेड घटना मुझे तो याद नहीं है, हो सकता है कि आप लोग को जानकारी हो, एक भी घटना इस तरह के लोगों से नहीं हुई है। जो हुई है पढ़े लिखे समाज में हुई है। एक तो मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर शमशेर नेहार की तरफ, हमारा कोई रोल मॉडल है क्या? हमारी जो पढ़ाई हुई उसमें एक रोल मॉडल हुआ करता था कि हमको क्या बनना है, कैसे करना है। अब एक ही चीज़ बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, माँ बाप भी यही चाहता है और बच्चा भी उसी तरफ से झोंक देते हैं उसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए, धन कमाना है। तो वो है या कोई और कारण है, जैसा डॉक्टर अमोल रंजन ने कहा कि भाई सपोर्ट सिस्टम गायब हो गया है। माँ बाप का भी सपोर्ट सिस्टम गायब है, बेटा चला गया विदेश, हर कोई गदगद है इस बात में। जब बीमार पड़ता है तो बेटा नहीं आता, रोने लगता है। फिर जब कोई आता है तो स्टेटस सिंबल, हमारा बेटा तो फलां जगह विदेश में है, इस पोस्ट पर है, इतना उसको पैकेज है। क्या है आखिर जिसके चलते ये सारी घटनाएं घटती हैं? जैसे घटनाएं की बात आप कर रहे हैं, जिस बात पे चर्चा हो रही है, और जैसे हमारे डॉक्टर अमोल साहब ने कहा, देखिए सबसे बड़ा रीज़न, आपने कहा पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब हो रहा है, तो सचमुच में ये चीज़ें अभी बढ़ रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारा जो सोसाइटी का जो मेकअप है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो बदल चुका है। पहले हमारा सोसाइटी के, अब बिल्कुल हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था। जॉइंट फैमिली में ये था कि अगर कोई बाहर भी है, अगर उसके पेरेंट्स में कोई भी फादर या मतलब कोई बाहर भी हैं, तो उसके घर में दादा दादी हैं और लोग और परिवार के लोग हैं जो बच्चों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, जो बच्चों को देख रहे हैं। अभी क्या है कि पेरेंट्स बाहर हैं, और इसका एक और रीज़न भी कि चूँकि इतनी महंगाई बढ़ गई है और नेचुरल है, अपने लिविंग के लिए दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है, तो दोनों पेरेंट्स बाहर हो रहे हैं और है न्यूक्लियर फैमिली, तो घर में बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है। बच्चे अगर और बच्चे देख रहे हैं तो मीडिया को देख रहे हैं। जो चीज़ अभी उन्होंने कहा डॉली जी ने कि उनका असर, नेचुरल का असर तो पड़ेगा ही। तो हम पे नज़र रखने, बच्चों पे नज़र रखने के लिए, केयर करने के लिए, मैंने बचपन से, आजकल ये प्रवृत्ति बचपन से ही हो रही है। बच्चे अपने आप को बिल्कुल वो समझ रहा है, आइसोलेटेड हो गया है, न उसको माँ बाप का केयर है, न माँ बाप का उसके ऊपर नज़र है, वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सोच रहा है। माँ बाप को बच्चे से बात करने का वक्त नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया, जो पहले और अब जो रीज़न है कि नहीं हुआ करता था और अब हो रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद हर चीज़ बहुत ज़्यादा बदल, उसकी वजह से धीरे धीरे सब चीज़, वो आपस की जो रिलेशनशिप है, अपने अगर पेरेंट्स हैं भी दोनों, अगर माँ बाप के साथ बच्चे रह भी रहे हैं, तो वो पेरेंट्स आपस में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने वर्क से या अपने वर्क प्लेस की वजह से, जो भी कि वो घर में उसका फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, बच्चा उस चीज़ को देखता है और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग पे असर करती हैं। तो ये सिर्फ हमारा एक ही रीज़न, मतलब, और कुछ बच्चे तो खैर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बचपन से वो रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ मनोविज्ञान को लेकर ही नहीं कह सकते। हमारा सोसाइटी, हमारा पॉलिटिकल कंडीशन, हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर बड़े लोग करते हैं तो उसमें क्या है, अगर कुछ यूथ करता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, उसको देख रहा है कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है, तो वो कुछ भी करने को तैयार। तो वो सोचता है कि मेरा जो कलीग वो कर रहा है, उससे वो हमारे साथ पढ़ा था, उसने इतना कुछ अर्न कर रहा और हम नहीं कर पा रहे, तो कम से उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, वो उस वक्त कुछ भी करने को तैयार होता है उस मोमेंट में। तो और शुरू से ही ये चूँकि उसका जहन बनता चला गया, तो आखिर में आके उसको में वो बैलेंस वाली प्रवृत्ति आ जाती है कि वो अपने आप बर्दाश्त नहीं कर सकता है किसी चीज़ की कमी को, नो को। और एक चीज़ और है कि जो पेरेंट्स जो बच्चों को पालते हैं, जो अच्छे, जो थोड़ा वेल ऑफ पेरेंट्स भी हैं, जो अपने बच्चे को पालते हैं बचपन से, तो एक और चीज़ आ गई है, पैम्परिंग। बच्चों की पैम्परिंग बहुत होती है। इस पैम्परिंग की वजह से क्या है कि बच्चे ना कभी सीखा ही उन्होंने कि कभी ज़िंदगी में नो वर्ड भी आता है, तो अभी कुछ कभी जाना नहीं, तो फिर क्या, कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है, वो अपने कभी क्लास में, कभी किसी में अगर वो नहीं कुछ कर पाते हैं, या तो उनमें एक ना वाली बात होती है कि हम ना, अब तो हमको नहीं, हमसे नहीं हो रहा है, तो वो में एक ऐसा अग्रेसिव उनमें एक फीलिंग आ जाती है, और बाद में किसी वक्त भी उसका रिजल्ट आउटकम आ जाता है। विलेंस का डायलॉग अक्सर रहता है कि ना मैंने सुना नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ा रीज़न है जो आज के ज़माने में, और जो ये हम अभी सब चीज़ें देख रहे हैं। पहले के बच्चों को इस तरह से नहीं पाला जाता था। पहले के बच्चे तो मार भी खा लेते थे, सोसाइटी के लोग भी उन्हें डांट देते थे और एक थप्पड़ लगा देते थे, लेकिन आज के दिन तो माँ बाप तक नहीं मार रहा है,
तो वैसे हमारे जमाने फादर डे मनता कहाँ था, एक थप्पड़ लगाया पिताजी तो याद आ गया कि फादर का मतलब यही होता है। जी, जी, हमारे जमाने फादर डे तो वही था ना भाई। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल अब तो सही फादर फरमा डे रहे हैं। मनाया जाता है तो क्या है ये। डॉक्टर संजय मुंडा जी आपका स्वागत है। जोहार, नमस्कार। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो समाज में हिंसा और वो भी विभत्स हिंसा में जिस ढंग से इजाफा हो रहा है उनके कारण क्या है। जो अब तक चीज़ें निकल के आई कि सपोर्ट सिस्टम गायब है, सोशल स्ट्रक्चर टूटा है, परिवार का स्ट्रक्चर टूटा है और ये संस्कार नाम की चीज़ गायब है। अब हर कोई अपने को मानता है, जो आज़ादी की परिभाषा है उसको अपने रूप से लेता है कि हम तो पूरी तरह आज़ाद हैं और एडल्ट हो गए। एडल्ट के पहले तो आज़ादी का अपने माँ बाप के साथ वो झंडा गाड़ के बोलता है कि हाँ बड़े हो रहे हैं, वहाँ पहुँच करके मानता है कि हम तो आज़ाद हो गए। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के पीछे क्या मानसिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, या सब मिला करके कारण है? बेहतर तरीका तो यही होता है कि सबका कुछ न कुछ असर है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तैयार है और उसके अनुसार सब कुछ हो। ये तो बहुत खतरनाक आप बात बता रहे हैं कि मैं पृष्ठभूमि। इसलिए कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने बाकियों को सुना, पृष्ठभूमि कई तरह से तैयार है। परिवार का विघटन हो रखा है, संवादहीनता भी है, अगर संवाद है तो संवाद भी इतना जजमेंटल है कि वो समझिए और ज़्यादा एक कलेश को बढ़ाने वाला संवाद चलता है, या तो संवाद नहीं है, अगर है तो वो कोई काम का नहीं है। हाँ, और दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें प्रचलित है। अब मीडिया का रोल जिस तरह से चल रहा है, सारी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत कारणों का भी हवाला ज़रूर देना चाहिए, जिसमें कि चूँकि मैं मनोचिकित्सक हूँ और डॉक्टर अमूल भी बैठे हुए, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एटीट्यूड कहाँ से पनपता है, ये एक किस्म का जो क्रिमिनल एटीट्यूड हम लोग बोल दे या एंटी सोशल एटीट्यूड की बात करें। दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, प्रो सोशल एटीट्यूड्स होते हैं या एंटी सोशल एटीट्यूड्स होते हैं। प्रो सोशल मतलब सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोग बर्ताव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या संभावित कारण है? ऐसे लोग क्या अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास नहीं हो पाता है? कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते हैं कि समाज के प्रति, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो जब कोई इस तरह की घटना में लिप्त होता है तो कहीं ना कहीं वो एक डिनायल की अवस्था में रहता है। डिनायल जहाँ वो एक नकार देता है बहुत सारी चीज़ों को। इसमें जब मैं बात करता हूँ डिनायल, तो उसमें होता है डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को नौकरी देना चाहिए, सरकार ने नौकरी नहीं दी है तो अब मैं लूटपाट कर रहा हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ को वो कैसे नकारता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो इसमें ब्लेमिंग अदर्स भी आता है, दूसरों को दोष दे करके अपने दोष को कम करना, ये चीज़ें भी आती है। डिनायल ऑफ विक्टिम भी आता है, जिसको मैंने लूटा वो तो सर्वसंपन्न था, उसके पास तो इतना अंबार है, उसको लेने से लूटने से क्या नुकसान है, ये भी चीज़ें रहती है। इसके साथ साथ एक जो विभिन्न प्रकार के जो हिंसा हो रही है, उसके पीछे आप देखें तो उसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक तथ्य होते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिकल टर्म में हम लोग बात करते हैं बी-लिटलिंग एंड डीह्यूमनाइजिंग। एक तरह से जिस पर आप हिंसा कर रहे हैं उसको आप मानव से संबंधित फीलिंग से ही दूर कर दे रहे हैं, उसको डीह्यूमनाइज कर दे रहे हैं, उसको एक मनुष्य के तौर पे आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को मनुष्य के तुल्य ही नहीं समझ रहे हैं तो आप उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे रास्ते में चींटी चल रही है या कोई कीड़ा मकोड़ा है, आप उसको मसल देते हैं, तो उस किस्म का एक चीज़ हो जाता है। साथ ही साथ जैसे बी-लिटलिंग होता है, ये तो इसके काबिल ही था। तो ये सारी जो मानसिक जो विकृतियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल बनाती है। इसके साथ साथ और एक है एज्यूमिंग दी वर्स्ट, एक हम लोग कंडीशन बताते हैं। मतलब किसी ने आपको झगड़े के दौरान गाली दे दी, आपको जान से मारने की धमकी दे दी, तो आप उसका
एक प्रकाष्ठा तक अब चले जाते हैं कि इसने मुझे धमकी दिया है, गाली दिया है, कल को ये मुझे मारे उससे पहले मैं इसको मार दूं। इसने मुझे कोर्ट में देख लेने की धमकी दी है कि इससे पहले वो कोर्ट में जाके मेरा कुछ करे, मैं उसको निपटा दूं। तो ये जो एज्यूमिंग द वर्स्ट होता है कि किसी भी परिस्थिति को बिल्कुल उस अंत तक एज्यूम कर लेना और उसके अनुसार फिर बर्ताव करना। तो ये भी बहुत सारे केसेस में व्यक्तिगत तौर पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मानसिकता क्या होती है इसको समझने की है। तो इसमें मानसिकता कई तरह की हो जाती है और इसके ऊपर जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया, जो समाज का देन है, जो आज का युग का देन है, ये तो काम कर ही रहा है। हमारे चारों तरफ ये सारी चीज़ें हैं और लोग उनकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। आप सभी मनोविज्ञान, चिकित्सा और शिक्षण से जुड़े हुए हैं, मानव विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल में कि जो हो गया है इसका मतलब कि वहाँ से वापस लौटने की गुंजाइश नहीं दिखती है क्या? और गुंजाइश होगी तो क्या होगी? आपसे शुरू मैं करता हूँ डॉक्टर अमोल। गुंजाइश होगी तो क्या होगी सर? इसलिए जस्ट ए मिनट, इसलिए कि जिस तरह से चीज़ें एक पर एक होती जा रही हैं और उन चीज़ों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक पर एक कानून बनते जा रहे हैं और कानून बनने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इतना भयंकर कानून बना निर्भया कांड के बाद, उस कानून के बाद भी कहाँ चीज़ें रुकी? आप उसके बाद देख लीजिए कितनी घटनाएं बढ़ी हैं। तो क्या कानून कंट्रोल करने में अक्षम है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाहता है, या कानून से यह कंट्रोल होगा ही नहीं? वह कंट्रोल सोसाइटी जी जो हमको महसूस होता है जो साइकोलॉजिस्ट की जितने भी सामाजिक समस्याएं होती हैं, इसको कानूनी तरीके से हमेशा चीज़ को या प्रशासनिक तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब तक कि हम सही अर्थों में शिक्षा को ग्रहण करें और जो रोल मॉडल्स हम लोगों के समाज में हैं, परिवार में हैं, वो लोग आगे आकर के लोगों को प्रेरित करें कि अब टाइम आ गया कि हम लोग अपने आप को एक मैकेनिकल तरीके से जो पिछले 20-25 साल से जी रहे हैं, जैसे डॉक्टर मुंडा साहब ने बहुत अच्छी बात बोला कि आजकल हम लोगों की थिंकिंग मैकेनिकल हो गई है। किसी चीज़ को जीव या किसी के उसमें नहीं लेते हैं कि लिविंग बीइंग के उसमें, है ना। तो ये समझना हो जाएगा कि जितना हमारा राइट बनता उतना दूसरे का भी है। और हमेशा परपिटेटर को लगता है कि विक्टिम कमज़ोर है, हम बच निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन मॉरली अगर हम रहें, है ना, कि नहीं कोई देखे या नहीं देखे, हमको पता है कि हम ये क्राइम कर रहे हैं। नहीं, यही पहले था ना। हाँ। कि आप डूब करके पानी पीजिए लेकिन भगवान देख रहा है, यही चीज़ ये पहले था। और ये एक भय था, विज्ञान ने भगवान के भय को कम किया कि कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी में जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय कर लो, एंजॉय करने की सीमा नहीं है। तो सर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो हमारे स्कूल्स के जो एजुकेशन है, वहाँ पे जो मॉरल टीचिंग है, मॉरल वैल्यूज की जो बातचीत पहले होती थी, वो अब धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हमेशा कोर्सेज में उनके सर वो बस नाम के लिए है, बाकी सब मार्क्स पर ही है। जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे उसी की वैल्यू है क्लास में। चाहे दूसरा बच्चा कितना भी शिष्टाचार के साथ रहता हो, सभ्यता से रहे, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो अगर समाज में तो किसी काम लायक नहीं है, तो अगर समाज में हम उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे अगर हम चलेंगे, तब तो एंटी सोशल पर्सनालिटी की ही डिफिनीशन ही है कि दे आर जनरली इंटेलिजेंट एंड हाईली मैनिपुलेटिव कहा जाता है। तब तो हमेशा वो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएंगे। तो यही है कि जब हम लोगों को शिक्षा पर ही जोर देना है कि कम से कम हम फिर से रीओरिएंट करें, सबको अपनी जिम्मेदारी, माँ बाप को समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा है तो हम उसको कैसा बनाते हैं। संस्कार जो बदल गया, जो मैडम ने भी अभी ये बात भूलने की कोशिश की और बोला कि पहले क्या होता था, मोहल्ले में भी अगर कोई देख लेता था बच्चा ये गलत कर रहा तो पूरा राइट होता उसको डांटने का, मारने का, समझाने का, सब कुछ, और लोग उसको अन्यथा नहीं लेते थे। अब स्कूल में टीचर बेचारे कुछ नहीं बोल पाते, गार्जियंस अगले दिन खड़े, तो बोला नहीं कि आप मारे नहीं, एक थप्पड़, यही गार्जियन का जवाब होता था, वहीं पर एक थप्पड़ लगाते, नहीं करता। और सर जो लॉ होता है वो तो बिल्कुल एक लास्ट में है। तो अब एक आता है जैसे कॉम्पिटेंस रिपोर्ट मांगते हैं आजकल लीगल, उसमें सवाल ये है कि जितने ये सब केसेस हैं सर, आप देखेंगे सब लोग पढ़े लिखे, सो कॉल्ड, ठीक है, इंटेलिजेंट पीपल हैं, उन्होंने बस मौके का वो देखा कि इसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, आसपास कोई नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते, ये किससे क्या शेयर करें, उसका फ़ायदा लो, या ये समझते हैं लोग कि जो हम सोचते हैं वही सही है। दूसरे की बात में अभी पेरेंट्स ने अपने बेटी को मारा, वो भी एक यही केस था, है ना। तो सब जगह पे तो मॉरल चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, ट्रस्ट करना है। और मॉरल वैल्यू संस्कार के अलावा सर कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोले कि समाज का अगर उत्थान करना है तो कम से कम
ये मान करके चलना ही होगा सबको कि नहीं, जिस समाज में हम हैं हमारी उस समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, और अपने परिवार से हट करके भी लोगों के लिए जिम्मेदारी है समाज में। तो आजकल हम अपने परिवार को नहीं देख रहे, तो समाज में हमारा इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा, और इसीलिए लोग सर स्वतंत्र हैं। पुलिस कितना करेगी, लॉ डिपार्टमेंट या जो जुडिशियरी है कितना हेल्प करेगी, मीडिया अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है चीज़ों को, है ना। लेकिन अब जैसे कि अभी ये जो केस चल रहा है, रोज़ उसका आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, जी अरे भाई दैट इज़ ए रूटीन प्रोसीजर, आप उसको इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? कौन कहाँ गया, किस गाड़ी से गया, किस कलर की गाड़ी से गया, क्या कपड़ा पहने था, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। और यही सब चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं कि इतना अटेंशन मिल रहा है इस मैटर में, तो हम भी कुछ करें, है ना। और देखेंगे बाद में क्या होता है। उसको हमेशा परपिट्रेटर को लगता है कि शायद हम बच निकलेंगे सर, और इसीलिए इस टाइप की घटनाएं, चाहे रेप की हो, चाहे ब्रूटलिटी के से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो, है ना। आप देखेंगे कोई ये थोड़ी सोच करके क्राइम करता है कि हम फंस जाएंगे, सब ये सोचता है कि हम निकल जाएंगे इससे, है ना। तो संस्कार ही चाहिए। जब हम ये गलत करने के पहले थोड़ी देर रुके, सोचें कि हम भी किसी परिवार के हैं और ये भी किसी परिवार के हैं, है ना। हमारे दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मन मुटाव है, तो उसके समाधान दूसरे तरीके से विचार किए जाए, और लोगों को हम लोग वैल्यू देना शुरू करें। हम तो स्कूल्स में जब जाते हैं तो वहाँ जब टीचर से पूछे तो सब बच्चों का नाम नहीं पता है सर। जो टॉप करते हैं उन्हीं 2-3 बच्चों के सब बातचीत होती है, बाकी तो बच्चे बेचारे बैठे रहते हैं क्लास में, क्लास हो भी गया, लोग बड़े खुश हैं कि सबको समझ में आ गया, ऐसा होता नहीं, और वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। वो गलत भी नहीं करता तभी उसको पनिशमेंट मिल जाता है, क्योंकि जो दूसरा मैनिपुलेट कर देगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोगों को देखना है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव लाया जाए, और सामाजिकरण या जो शिक्षा होता है परिवार से होता है, समाज से होता है, स्कूल बाद में आता है। लेकिन सब चीज़ें मिली हुई हैं, और सब पिछले 20 साल में तो जितने केसेस हुए हैं इसका कोई अंत अभी हमको नहीं समझ में आ रहा तुरंत। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पेरेंटिंग पे भी थोड़ा काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जैसे कि समाज में हम लोग एडोलेसेंस की बात करते हैं या टीनेजर्स की बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेड है, लेकिन एक और टर्म है अडल्टिंग। जब हम अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर लेते हैं, 20-25 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद एक अडल्टिंग वाला फेज़ जो है बहुत इसको इग्नोर किया गया, एक इग्नोर्ड डोमेन है, जहाँ पेरेंट्स बताते नहीं हैं कि पार्टनर कैसा चुने। पेरेंट्स इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं बताने करते कहाँ देता है कि पेरेंट्स कहाँ चुने, वो बताने का मौका कहाँ देता है। 18-20 साल में उसको 51 लाख का 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, गार्जियन उसी में गदगद रहता है कि उसको तो इतना का पैकेज मिल गया, वो चला गया वहाँ पर, पूरे सोसाइटी में उसका नाम हो जाता है, और उसका 1 करोड़ रुपए तिलक लेने के लिए अपना परेशान रहता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लेंगे तब अपना करेंगे। इसीलिए पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उनको देखना है इकोनॉमिकली अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, तो फिर भी आपको ये बाकी डोमेन से उसको भी अछूता ना रखें। आप देखें कि सही चुनाव करने में मदद करें। अडल्टिंग एक सीरियस चीज़ है जिसको इग्नोर किया जाता है इंडियन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इन चीज़ों के कारण बहुत दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, दिमाग वही सोचता है जो वो देखता है। तो आप, योर ब्रेन इज़ व्हाट यू फीड। तो आप क्या देख रहे हैं, मनोरंजन के तौर पे देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कसाई कभी कुछ नहीं करता, तो वो उसका कर्म क्षेत्र है। लेकिन कोई व्यक्ति समय निकाल के ऐसी विभत्स चीज़ें मनोरंजन के तौर पे देखे, तो इससे आप सोच सकते हैं कि कहाँ समाज जा रहा है, बच्चे की मानसिकता कहाँ जा रही है, लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है। तो एक नए प्रोटोकॉल को डिवाइस करने की ज़रूरत है। जैसे पहले पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए। तो उसी तरह अब इस तरह की घटनाएं, विभत्स घटनाएं घट रही हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है जहां पेरेंट्स को काउंसलिंग दिया जाए कि वो अच्छे से वॉचफुल रहें। बच्चों को, अगर पेरेंट्स को बोला जाए कि वॉचफुल रहें तो कैसे रहें, ये प्रोटोकॉल कोई नहीं बता रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कि हम क्या फॉलो करें, कैसे हम मॉनिटर करें अपने बच्चों को। अपनी इस इतनी स्ट्रेसफुल ऑफिस वर्क में जहाँ दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और काम का लोड इतना ज़्यादा है, इसमें कैसे हम ध्यान रख पाएँ। हम पैसे कमाएं कि बच्चों पे ध्यान दें, कि ये दूसरी चीज़ है। तो एक प्रोटोकॉल डिवाइस करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत है। और जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, सरपंच वहाँ के, मैं भूल रही हूँ गांव का नाम, उन्होंने एक
आइडिया ईजाद किया कि 7 बजे वो गांव में एक सायरन बजा देते हैं। वो सायरन बजते ही गांव के जितने भी लोग हैं अपने फ़ोन से दूर हो जाते हैं, फ़ोन को बंद अभी हाल करके। में घटना आई थी। हाँ, और जितने बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं उस दौरान, और बाकी जितने समाज के लोग हैं, फैमिली है, बाहर आके एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। फिर दूसरा सायरन बजता है, जिसके बाद 1 घंटे के बाद जहाँ पे वापस अपने अपने कार्य में सब लोग विलिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को लोग सोच रहे हैं, आइडियाज़ ला रहे हैं। तो हमें भी कुछ सोचना होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए भी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एक कंज्यूमरिज्म नेचर भी आ गया है बच्चों का कि वो जो भी चीज़ देखते हैं उसको पा लेना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है, पहले के पेरेंट्स बहुत डांटते थे, जैसे आप लोग ने बात करी थप्पड़ मार देना, या समाज के लोग, बड़े लोग भी कुछ कोई गलत कराए तो थप्पड़ मार देना। बहुत बार इसमें बच्चे की गलती नहीं भी होती है तो बाहर के समाज के बच्चे उनको डीमीन, बिलिटलिंग करते हैं। तो इसके कारण भी ये सब चीज़ें तो होती थी। अभी क्या है कि आप सोचे कि अभी क्या किया जा सकता है कि बच्चों को बताया जा सकता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ना जाएं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपसे गलती हो गई है या आपकी इंसल्ट हुई है, टीचर ने इंसल्ट कर दिया है, तो हाउ टू हैंडल इट, कैसे इस पे विचार करें। हम बच्चों को कहते कि कोई बात नहीं, उसने तुम्हें मारा, तुम भी जाके उसको मारो। उसने, हो सकता है किसी ने किसी को कुछ गंदी बात कह दी, तो अगला क्या करता है, या क्रोध में उसको पलट के मार देता है। तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक किया, तुम्हें उसने गाली दी, जाति सूचक शब्द कहे, तुम भी उसे मार दो। आप पेरेंट्स को नहीं पता कि यहाँ पे क्या कहें। क्या उसको चुप रहने बोलते हैं तो बच्चा सोचता है कि गलत वो है, मैं चुप क्यों रहूँ, मैं क्यों नहीं हिंसा करूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों पे गंभीर विचार करने की आवश्यकता है कि पेरेंट्स कैसे सिखाएं कि आप इंसल्ट्स को कैसे झेलें, अपनी गलती कैसे मानें, सामने आके कैसे विनम्र भाव को वापस से अपने में लाएं और अपनी गलतियों को सुधारने की चेष्टा कैसे करें। डॉक्टर शमसुन्नेहा, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही ये है कि इसको सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है कि आज के वक्त में हर कोई इसको लेकर परेशान है, सोसाइटी परेशान है। लेकिन हम सब लोग, सोसाइटी में जितने सारे लोग हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अगर हम लोग अपना अपना फ़र्ज़ अगर सही मानों में अगर पूरा करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो रह पाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है हमने अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना छोड़ दिया। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। अब हम जैसे हम टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने टीचिंग के प्रोफेशन, जो हमारा नोबल प्रोफेशन कहलाया करता था, वो नोबल प्रोफेशन था, अभी भी हम कहते हैं वो प्रोफेशन है, बट हमने उसके वैल्यूज़ को खो दिया है। हमारा अब क्या है, स्कूल चाहे कॉलेजेस या कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो गए हैं। जो पहले की जो गुरु और शिष्य वाली जो ट्रेडिशंस थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है कि हर बच्चे पर टीचर्स का ध्यान होता था कि बच्चा कर कैसे पढ़ाई। क्योंकि हम जब स्कूल में किसी बच्चे का दाखिला कराते हैं या कॉलेज में, तो हम सिर्फ बच्चे को सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, मकसद सिर्फ पढ़ाई का, सिर्फ ABCD और सारे आर्किमिडीज और आइंस्टाइन के प्रिंसिपल को ही सीखना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार कर रहे हो। तो ये जो पढ़ाई का जो मेन मकसद था वो आज के दिन ख़त्म हो गया है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तैयार करना वो ख़त्म हो गया है। हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकल रहा है कि नहीं, उसको हम डिसिप्लिन वे में वो रह रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो जिम्मेदारी हमारी, मतलब हम अगर एज ए टीचर हम कहें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो मुझे देना चाहिए, जो संस्कार, जो डिसिप्लिन, एक वर्ड आता है जो बच्चों में पहले बहुत हुआ करता था स्कूल की लाइफ में, बट वो डिसिप्लिन नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि टीचर्स ही अपने बच्चे को उतना नहीं दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए। बिल्कुल कमर्शलाइज होकर रह गया है ये इंस्टीट्यूशन, और ये इसकी कमर्शलाइजेशन का बहुत, ये सारे जो आउटकम्स है, वन ऑफ द रीज़न ये भी है। तो इसके लिए हम कुछ सोच सकते हैं, जैसे हम अपने जो टीचर्स हैं वो अपने प्रोफेशंस के बारे में समझें। जो हम उनके रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं या इंडक्शन कोर्स होते हैं, टीचर्स के होते हैं, आफ्टर उनका जब उनकी जॉब हो जाती है तो उनके रिफ्रेशर और इंडक्शन कोर्सेज होते हैं। उनमें एक इस बात को हमेशा ध्यान दिया जाए कि आप जो जिस प्रोफेशन में गए हो वो प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन, और आपको इसकी नोबिलिटी को कायम रखनी है।
ये चीज़ बिल्कुल नहीं होता है जो हम लोग। और ये तो एथिकल, तो इसीलिए आप जो एथिकल जो एनवायरनमेंट है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एथिक्स हम लोग सही बात है, एथिक्स पढ़ाया जाता है, बट एथिक्स कहाँ पढ़ाया जब बहुत ही कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में एथिक्स की पढ़ाई होती है। अदरवाइज और भी गवर्नमेंट स्कूल है इसमें एथिक्स की पढ़ाई तो खैर होती नहीं है। तो एथिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई होने तक ही नहीं महदूद रहना चाहिए। एथिक्स तो घर से आना चाहिए, घर के, और एथिकल नॉलेज देना या वो पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेदारी है। पेरेंट्स, बच्चा 3 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, आजकल बच्चे पढ़ाना शुरू, क्या हम भेज रहे हैं, फैशन हो गया है, क्या हम भेज रहे हैं प्ले स्कूल में, बच्चा प्ले करेगा, सीखेगा, क्या सीख रहा है। घर में तो एटलीस्ट सिखाइए कि सवेरे उठो, सवेरे उठ के हाथ मुंह धोकर, जो कोई भी रिलीजन है उसकी, हर रिलीजन की अपनी अपनी किताब है जो अच्छी बातें सिखा रही है। ये नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर रिलीजन का ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन बुक, और वो सारी बुक अच्छी है। आप उन बच्चों को ये ताकीद कीजिए कि वो एटलीस्ट वो थोड़ा देर भी 15 मिनट का समय ही उसमें दे, वो पढ़े। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, बच्चा सुबह उठे, आंख भी ठीक से नहीं धोए, वो किताब निकाल के बैठ जाए, अपना होमवर्क कर ले, अपना सब कुछ कर ले। नहीं, बस टाइम हो जाता है ना बस टाइम हो जाता है, बस टाइम हो जाता है, बस तो टाइम हो मतलब बस टाइम हो जाता है, तो उसको हमको मैनेज करना है ना कि ठीक है, हम उसको बच्चे को 5 मिनट पहले उठाएंगे। नहीं, सवेरे में आप देखते होंगे कि माँ बाप, बेटा जल्दी से होमवर्क कर लो, बेटा ये कर लो होमवर्क। अरे तो होमवर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा स्कूलों में दिया जाता है, जो कि ओवर बर्डन बच्चे हो जाते हैं। पेरेंट्स भी उसकी वजह से उनके होमवर्क पे ही पूरा समय निकाल देते हैं, और जो एथिकल उनको जो देना चाहिए एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन। हाँ डॉक्टर मुंडा, एक पता नहीं आपने वो किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हम लोगों के कोर्स में मैट्रिक लेवल पर 2 किताबें पढ़ाई जाती थी जो बाद में हटा ली गई। एक किताब का नाम था सत्य हरिश्चंद्र। तो सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र को इतना कष्ट होता है, राजा होने के पहले और राजा होने के बाद से लेकर के मरने तक इतना कष्ट है, शायद इसीलिए हटा दिया कि सत्य बोलने वाले का यही असर होता है। दूसरी किताब थी जीवन कला। जीवन कला में वो एक था एथेंस का सत्यार्थी, जो सत्य की खोज में निकलता है और जब सत्य देखता है तो अंधा हो जाता है, इसलिए शायद उस किताब को भी हटा ली। आप कुछ कह रही थी जी, कहिए। मुझे ये एक और चीज़ कहनी थी, एक कॉन्सेप्ट है डोपामाइन टॉक्सिसिटी की। हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। खुश रखने वाले हार्मोन्स हैं डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, एन्केफेलिन्स। तो आजकल क्या हो रहा है कि आप फ़ोन खोलिएगा, आप देखिएगा कि आप यूट्यूब खोलेंगे तो पहले यूट्यूब शॉर्ट्स खुलता है। जो वेबसाइट डिज़ाइन किए हुए हैं लोगों को, वो अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। हम लोग सभी परेशान हैं। देखिए, आधा 1-1 घंटा, 3-3 घंटा फ़ोन पे निकल जाता है, सिर्फ हमें पता नहीं है हमें क्या देखना है, कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, ब्रेन में डोपामीन की एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है, जिससे हमें खुशी मिलती है, और फिर हमें एडिक्शन भी हो जाता है। तो उस दौरान हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट शॉट्स क्या आने वाला है या नेक्स्ट क्या दिखने वाला है फ़ोन में, और हम लोग देखते जाते हैं कंटिन्यूअस, क्यूरियोसिटी के साथ एडिक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी एक कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डोपामिन डिटॉक्स की। तो जो जैसा मैम कह रही थी कि सभी रिलीजियस टेक्स्ट में एक मेडिटेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया है। और मैं आता हूँ आपकी तरफ डॉक्टर मुंडा। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत पहले, यानी कि हम लोग जब स्कूलिंग एज में थे, उस समय डॉक्टर हरगोविंद खुराना का एक रिसर्च आया था कि डीएनए में चेंज करके, जीन में बदलाव करके हम जिस टाइप के लोग चाहें उस टाइप के लोग बना सकते हैं। शायद मैं उस समय क्लास 4-5 में होऊंगा जिस समय ये चीज़ें साइंस प्रगति में, विज्ञान प्रगति में साइंस रिपोर्ट में आई थी। तो उस समय मैंने पढ़ा, तो वो हमको याद है अभी भी। तो ये डीएनए में जो चेंज है, और वो कहते हैं कि डीएनए से ही आदमी का स्वभाव, प्रकृति, सब कुछ बनता है। तो अगर ये है तो हम उसके में चेंज ला सकते हैं क्या सचमुच में? अगर ये बहुत जो अगर मानते हैं तो दूसरे ये सब कह रहे हैं, मनोचिकित्सक भी कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं, शिक्षिका भी कह रही हैं, तो जो रिसर्चर हैं वो भी कह रहे हैं कि संस्कार और एथिक्स की पढ़ाई होनी चाहिए। तो वो तो पढ़ाई हो रही है अपने हिसाब से, लेकिन हम एक चीज़ जो आपसे जानना चाहते हैं, आप दोनों से खास करके जो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कितना रिसीव कर रहे हैं और उसके एवज में कितना रिप्लाई कर रहे हैं, ये मेरे बोलने का मतलब है। नहीं तो मैं बोल तो रहा हूँ, दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो हमको सचमुच में ग्रहण कितना कर रहे हैं। तो हम जो एथिक्स पढ़ा रहे हैं वो रिसीव कितना कर रहा है। आपके यहाँ सुना था कि आप लोगों ने एक ब्रेन मैपिंग मशीन बनाई है जिसमें बीमारियों का, तो वो ब्रेन मैपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए क्या?
देखिए बहुत सारी चीज़ें विज्ञान के क्षेत्र में हो रही है, उसमें कुछ सफलताएं भी मिली है। जीन मैपिंग वाली बात हो रही है, तो जैसे इन्होंने कुछ हार्मोन के बारे में बताया, तो हार्मोन हमारे पास होता, हम हार्मोन ऐसे ही दे दिया करें इंजेक्शन के रूप में। लेते हैं लोग। ये क्योंकि जनमानस की बात करें तो हार्मोन की भाषा उन्हें नहीं समझ में जी, आती जी, है ना। जी। ये शोध के द्वारा और ये सब के द्वारा हमें मालूम है कोई भी बिहेवियर के बहुत सारे उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। उसमें आपके चाहे जो मैडम ने कहा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, चाहे डोपामिन हो, एंडोर्फिन्स वगैरह सब हो, तो वो सारी चीज़ें तो होती है। वो हमारे मनोभाव से जुड़ा होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा होता है, हमारी स्ट्रेस लेवल से बहुत सारा उसमें इनपुट्स होते हैं। तो एक कारक है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? बिहेवियर। तो बिहेवियर में बदलाव कैसे आया, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले ये चीज़ें थी कि किताबें पढ़ने का चलन अब तो लगभग ख़त्म हो चुका है, और वो भी साहित्यिक किताबें अब तो मार्केट में दिखाई भी नहीं देती हैं जो किताबों का आप जिक्र कर रहे हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि सत्य कोई नहीं जानना चाहता, और सही बात है, सत्य ये है कि हमारे मौलिक मूल्य गिर चुके हैं। सत्य ये है कि हमारी मौलिक जिम्मेदारियों को हम नहीं समझ पाते हैं। सत्य ये है कि हम समझना भी नहीं चाहते हैं, समझाना भी नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो मैं बोल रहा हूँ कि डिनायल की एक अवस्था चारों तरफ है। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि जो कारण अभी जिन कारणों का हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सके। पहला तो यही है कि कैसे उन कारणों को योजनाबद्ध तरीके से सही दूर किया जा, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो, स्कूल के स्तर पे हो। नहीं, एक जो प्रॉब्लम है, संयुक्त परिवार बनने बसने की एक बात अगर सोचे भी तो सास को वो बहू नहीं पसंद आएगी, भले ही वो नौकरी कर रही हो, कि वो आती है 8 बजे 9 बजे, ठीक है ना। आईटी सेक्टर में तो कोई टाइम नहीं है ना भाई, शेड्यूल्स बदले हैं। तो सास के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा, ससुर के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा, भाइयों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसलिए वो कम पैसा कमा रहे, ज़्यादा पैसा कमा रहे। तो उसमें एडजस्टमेंट जो ख़त्म हो गया, उसका क्या करेंगे? कैसे संयुक्त परिवार बसाएंगे नए सिरे से? अब तो हो रहा है कि नहीं, सिंगल रहेंगे, तुम्हारा रूम अलग रहेगा, हमारा रूम अलग रहेगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिविंग में आ जाएं कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद में तुम्हारा अलग हमारा अलग। वैसे में कौन सी सोसाइटी बनेगी? कौन सपोर्ट करेगा? किसको सपोर्ट करेगा? जो डॉक्टर अमोल ने पहले कहा कि अगर उस लड़की को यह पता होता कि हमारा परिवार सपोर्ट करेगा तो परिवार के पास जाती, तो ये नौबत नहीं आता। तो सही आप कह रहे हैं। तो ये जो बात है कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। कई बार एक किस्म का एक निहिलिज्म आता है कि चीज़ें जिस रास्ते पे चल पड़ी है कि वो ठीक होंगी या नहीं हो पाएंगी, लेकिन कोशिश करना सबका फर्ज है। तो मुझे वही लगता है, गाड़ियों में इतना सुधार हुआ है टेक्नोलॉजी, तो हम अपने में सुधार क्यों नहीं कर सकते? हम गाड़ी सुधार रहे हैं लेकिन अपने में सुधार नहीं कर रहे हैं। लोग दूसरों की परेशानी को समझना नहीं चाहते हैं, अपने परेशानियों में ही उलझे हुए हैं। तो एक तो ये बात है, हम हर किसी को दूसरों का ही दोष ढूंढना आता, अपना दोष नहीं ढूंढ पाते हैं। ये सारी चीज़ें तो है ही अभी हम तो रोज आईना देखते हैं, लेकिन आईने में सिर्फ हम अपने को सुंदर दिखते हैं लेकिन सचमुच में पिंपल्स निकल गया, छाई हो गई है या कोई परेशानी, वो दिखता ही नहीं है हमको ना, देखना ही नहीं चाहते ना। बिल्कुल। तो कैसे ये सब हो? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सबका प्रयास ही यहाँ पर चाहिए। स्कूल के तरफ से ठीक है, पढ़ाई जो है आजकल बहुत मोनोटोनस हो गया। हमारे बच्चे भी मॉरल साइंस की किताबें पढ़ते हैं, वो बस पढ़ने के लिए है। उसको कितना एग्जाम देना है, उसको एग्जाम देना। अभी देखिए, मैंने अभी बाहर देखा कि कुछ स्कूल के छोटे नर्सरी बच्चे दूरदर्शन देखने आए, तो बहुत अच्छा पहल है। कितने स्कूल्स वृद्धाश्रम जाते हैं, कितने स्कूल अनाथालय जाते हैं, वहाँ बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं टाइम, और किस तरह से उन बच्चों के साथ एक देखभाल किया जा रहा है। कितने बच्चों को अस्पतालों में मरीजों की पीड़ा दिखाई जाती है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल में किताबों से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर अमोल कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए नहीं, बस एक ही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि आजकल हम लोगों की आदत हर चीज़ को जीतने की हो गई है। यस। और
हारना भी एक कला है और हारने के बाद उसको उसी स्पिरिट में लेना है। पहले जब स्पोर्ट्स नहीं, होता अभी था, एक एग्जाम्पल आया था, अभी एक खेल हो रहा था, पिछले साल खेल हो रहा था, जिसमें कि जीतने के बाद वापस कर दिया कि नहीं तुम जीते हो, हम नहीं जीते हैं, और ये ले लो। अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बैडमिंटन या कोई खेल। जी, तो लर्निंग टू लूज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग टू विन। हम हमेशा बोलते हैं कि जीत से ज्यादा हारना आवश्यक जी। है, और ये तभी लागू हो सकता है जो पहले बच्चों को खेलते थे खूब आउटडोर गेम्स वगैरह, तो रोज एक से जीतते थे, हारते थे, कभी क्रिकेट में, तो कभी हारना जीतना दोनों लगा रहा तो था। एक सामान्य चीज लेते थे, कोई दुश्मनी नहीं होती थी, बल्कि अगले दिन उससे ज्यादा एनर्जी से बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश करते थे हम कि ये जो चीज करें। हम लूज किए उसको करेंगे। आजकल ये बिल्कुल कमी हो गई है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस खराब हो गई तो, है ना। और वही क्राइम में भी हो गया है कि हम समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं वही सही है। जी जी, दूसरे की बात को हम अहमियत नहीं देते मैकेनिकल तरीके से। जैसे गार्जियंस अपने बच्चों को जब ये समझ रहे हैं कि भाई वो भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनसे 1 to 1 जब बातचीत करते तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो क्योंकि हम समय नहीं देते बच्चों को, समाज में इस टाइप की दिक्कतें आ गई हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से दूरियां बढ़ी हैं और इस टाइप के क्राइम बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है सबके लिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ, मेरा आपने जो हार्मोन्स का बताया, तो इंजेक्शन देकर के आदमी सुधारा जा सकता है क्या? लोग लेते हैं जैसे डोप टेस्ट में, जैसे एथलीट्स जो है वो डोपामीन हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन जो एथलीट्स होते हैं वो उसको इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, तो जिसको पकड़े जाते हैं तो उनको निकाल दिया तो जाता है। अति का भला कुछ भी वो कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो जो जिस एक वर्ड है ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम चीज़ें अगर रहें मॉडरेशन में, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। अगर हर चीज़ का मॉडरेट वे में रखा जाए तो सब चीज़ अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले हिस्ट्री में हम लोग कभी इस तरह से परेशान नहीं हुए होंगे, हुए हुए ये पर हाँ, इस परेशानी नहीं थी। लेकिन इस तरीके से अगर आप मेडिवल टाइम्स देखिए, नहीं, आदिम युग में जब हम थे तब भी हम इस तरह से काट करके और वो करके छांट के नहीं रखते थे। नहीं, आप जब हम सुनते जानवर होंगे, थे। नहीं आप सुनते होंगे राजा ने उनको खुश नहीं किया तो उनके हाथ पैर कटवा दिए। हाँ, ये था। तो ये वहाँ पे भी होती थी घटना, लेकिन जैसे अभी सबके पास ये न्यूज़ है, जैसे आपको पता है कोई घटना मुझे पता है, इस तरह की चीज़ें, तो अभी क्या है सबको पता रहता है मीडिया के कारण। तो अब ये भी बोल रहे थे जितने सारे एक्ट आए हैं, उसके बाद भी कानून आए, उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं। तो एक और बात है कि हर्षवर्धन के टाइम में देखिए पनिशमेंट भी बहुत कड़ा रहता था, और लोग सोचते थे कि उस टाइम चोरियां कम होती होंगी, लेकिन नहीं, उस टाइम भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। ये एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ रहे होते हैं, और ये ट्रांजिशन टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन और उस टाइम की सोसाइटी को भी स्टडी किया गया है, तो देखा गया कि घटनाएं बीच में बढ़ गई थी, पनिशमेंट और कड़ी कर दी गई, फिर भी घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग रिटेलिएट करने लगते हैं जिन चीज़ से आपको रोका जाए। नहीं, कोड़े मारने और इस तरह की घटनाएं ये तो है इतिहास में, लेकिन इस तरह से काट करके अंक को और यहाँ फेंकना वहाँ फेंकना, इस तरह की घटना तो नया ही है ना। कह नहीं सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो तो आप देखिए कि नहीं, हमको चूंकि कंक्लूड करना है, इसलिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स दी जैसे कि साइंस भी जब आ रहा था, लोग जब रिलीजन से और साइंस की तरफ जा रहे थे, तो जब कोई बोलता था कि धरती गोल है, फ्लैट नहीं है, तो उनको भी काट के फेंक दिया गया था। तो ऐसी चीज़ें होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन फिर एक ठहराव आता था। समाज में विभत्सता बढ़ती है, घटती है, फिर बढ़ती घटती है, इस तरीके का एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। डॉक्टर शमशेर निहार, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये तो इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इन तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं आज के ज़माने में। तो हम लोग सिर्फ ये देखें कि हाँ, हम इसको कैसे इसमें सुधार लाएं। तो ये हर इंसान का, हर सोसाइटी का, हर इंडिविजुअल का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे और इसको कम से कम करने की कोशिश करे। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चे और इस टीचर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग करें, अच्छा करें। बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए हर बच्चे को ये ज़रूर ये करें कि आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है वो आप ज़रूर खेलें, क्योंकि वीडियो गेम्स और वगैरह ये सब सुन चुके हैं अब तक के दौर में कि काफ़ी हमारे ऊपर एक नेगेटिव ये ला रहा है, असर ला रहा है। तो हम गेम्स जो फिजिकली जो भी गेम्स हो वो खेले बच्चे। स्कूल, अब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में ये भी कर सकते हैं, काउंसलिंग सेल भी खोल सकते हैं, जिसमें हम बच्चों का जो भी हम जिसकी देखें कि प्रवृत्ति थोड़ी नॉर्मल से अलग हो रही है उसका हम काउंसलिंग करें। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करें, पेरेंट्स टीचर्स को बुलाकर उन्हें भी हमें अवेयर कराएं चीज़ों से, और उनके साथ हम हाथ में हाथ मिलाकर मुझे लगता है कि हम टीचर्स
और पेरेंट्स अगर हाथ मिलाकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक बात बनने प्रॉब्लम को लगेगी। सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन वहाँ भी तो पेरेंट अपना मोबाइल देखते रहते हैं कि पता नहीं कहाँ से कौन सा मैसेज आया, कौन फोन मिस कर रहे हैं। डॉक्टर संजय मुंडा कंक्लूडिंग थोड़ी देर 1 घंटे तो हम रह सकते हैं बगैर उसके ना, हम तो यहाँ बंद करके रखे हुए हैं 5 लोग ना जी। देखो मैं यही कहूँगा कि जो हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ के विभिन्न पहलुओं के बारे में सजग रहना चाहिए सबको, चाहे वो इमोशनल वेलबींग की बात हो या साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात हो या फिर आजकल सोशल वेलबींग या स्पिरिचुअल वेलबींग की भी बातें हम लोग करते हैं। तो ये जो वेलबींग जो है, बेहतरी की अवस्था, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए जिससे लोग इसके महत्व को समझें और इसको अपनाने की कोशिश करें। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के मायने बहुत है हमारे जीवन में, और इन पे चर्चा के साथ साथ लोग कैसे इसको अपना सके अपने जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी आज़ादी और दूसरे की आज़ादी, मेरी आज़ादी को सम्मान अगर चाहिए तो दूसरे की आज़ादी को हमको सम्मान देना पड़ेगा। मेरी इच्छा, यह मेरी इच्छा दूसरे की इच्छा से भी जुड़ी हुई है, उसकी इच्छा का भी सम्मान देना पड़ेगा। दूसरे कि हमारा देश, हमारा समाज जिस तरह का रहा है, खुद जियो, औरों को भी जीने दो और जीने में मदद करो। अगर हम इस थ्योरी पर चलेंगे, इस सिद्धांत पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारे समाज की यह विकृति दूर होगी। और हम जब पढ़ाएंगे अपने धर्म ग्रंथों को बच्चों को, उससे धर्म ग्रंथों से बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।